अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए और आज हमने देखा, बल्कि हम कल से अब तक ये देख रहे हैं कि नए ट्रेंड सेट हो रहे हैं। अगर आज हमें कल की बात में बाद में करती हूँ, पहले मैं आज की बात कर लेती हूँ कि आज हमने देखा कि तमाम वो वुज़रा जो अपने अपने महकमों की कारकर्दगी बताने पर उनको पाबंद किया गया और बाकायदा तौर पर उन्होंने मीडिया टॉक्स की और अपने अपने महकमों की कारकर्दगी बताई, अपनी अपनी अचीवमेंट्स बताई, क्या क्या उन्होंने इस 2 साल में डिलीवर किया वो बताया और आगे उनके क्या प्लान्स हैं उससे भी आगाह किया। और जो 2 साल कारकर्दगी है पीटीआई की, और उसको भी अगर अभी भी कुछ रह गया है, अगर किसी को जानना है तो कल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, वो इतना जिसको कहना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, एक डिटेल्ड इंटरव्यू, उसमें कोई चीज़ ऐसी लग नहीं रही थी कि कोई चीज़ मिस हुई हो, और उसके साथ साथ बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी डिसेंसी या मैच्योरिटी के साथ और बड़ी एक्सेप्टेंस के साथ उन्होंने किसी चीज़ पे नाराज़गी नहीं, कोई सख्त सवाल पे कोई गुस्सा नहीं, और बड़ा डिटेल्ड उन्होंने हर टॉपिक को और हर सब्जेक्ट को कवर किया, हर सवाल का उन्होंने वहाँ पर जवाब दिया। 2 चीज़ें आज के प्रोग्राम में बड़ी अहम है। एक तो हम ये कि थोड़ा सा अहाता करेंगे पीटीआई की कारकर्दगी के हवाले से, जो उनके मैनिफेस्टो में था और जो आज कारकर्दगी बताई गई उसमें वो कितना पूरा उतरते हैं। कुछ सर्वेज भी आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज एक और बड़ी अच्छी खबर है, वो ये कि असद उमर साहब की, बल्कि वो ट्वीट जो मैं पढ़ देती हूँ, जिसका बड़ा इंतज़ार था और वो भी थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहे थे, लेकिन असद उमर साहब की अभी तकरीबन 45 मिनट पहले की एक ट्वीट जिसमें उन्होंने अनाउंस किया बाकायदा तौर पर कि वफाक और सिंध हुकूमत की मुश्तरका कमेटी कराची के देरीना मसाइल के हल के लिए कायम की गई है। इंशाल्लाह तारीखी तरक्याती काम होंगे। सियासी इख्तिलाफात पहले भी थे, आज भी कायम है, लेकिन तरक्याती काम में सियासत की मुदाखलत पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान मुल्क के हर हिस्से की तरक्की चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कराची के मंसूबों के लिए सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को हम तैयार हैं, इसी तरह सिंध के बाकी इलाकों की तरक्याती कामों के इश्तराक के लिए भी तैयार है। तो ये एक बड़ा खुश आइंद और एक बड़ी अच्छी जिसको कहते हैं कि गुड न्यूज़ सबके लिए, सिर्फ कराची वालों के लिए नहीं, क्योंकि जब कराची चलता है तो मुल्क चलता है। कराची मजीद अच्छे तरीके से चलेगा तो मुल्क मजीद अच्छे तरीके से चलेगा। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MPA हैं सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थोड़ी देर में शौकत यूसुफजई साहब सीनियर रुकन है पीटीआई के और उसके साथ साथ MPA खैबर पख्तूनख्वा। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर मौजूद है जान चकजई साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ हैं, उनको भी मैं वेलकम करूँगी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, ये कोई नया मैं ज़रूर बात करूंगी कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ डिटेल बड़ा इंटरव्यू और उस तमाम चीज़ों पे, ये कोई नया ट्रेंड सेट हुआ है या इससे पहले मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी जो वज़रा ने की कारकर्दगी पर ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक थी, कोई प्लानिंग थी कि तमाम वज़रा अपनी अपनी कारकर्दगी 2 साल मुकम्मल होने पर पेश करेंगे, और ये या फिर ये कैबिनेट का एक नॉर्मल रूटीन है वहाँ पर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो जो भी हुकूमत आती है, लेकिन ये होता है कि जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले जो हुकूमतें थी, आपको पता है 5 साल गुजर जाता और जो वादे वो करके आते थे इलेक्शन के अंदर, वो फिर हुकूमत के दौरान वो वादे उनका कुछ पता नहीं चलता। आज अल्लाह के फजल से हमारे 2 साल हुए और हर एक को ज़बान ज़द याद है कि जी क्या वादा किया था हमने, इसलिए कि हम वो वादे भूले नहीं हैं। हुकूमत में आकर उसको भी हम दोबारा बार बार दोहराते हैं। और वज़ीर आज़म साहब या उनके जो सूबे में उनकी टीमें हैं, वज़रा आला हैं, वो भी उसी पैटर्न पर गामज़न है कि हर दूसरे तीसरे महीने वो मिनिस्टर से कहते हैं कि जी आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, क्या आपने किया है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि शुरू में अगर हम ये कहें कि जी लोग नए आए थे तो चलो महीना 2 महीना या 6 महीने नए, लेकिन उसके बाद फिर यूज्ड हो जाता है मिनिस्टर अपने। अच्छा, 2 बातें शौकत यूसुफजई साहब, एक तो ये कि आपने कहा कि जो वादे किए थे वो आपने भूले नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से वादे आज पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस टॉक की है
मुर्तज़ा वहाब साहब ने, उन्होंने वो चीज़ें याद भी दिलाई हैं। प्लस असद उमर साहब का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि क्रीज पर अब कप्तान जम गए हैं, उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि 2 साल से क्या आप मुर्तज़ा वहाब साहब के उसको भी उन्होंने क्रिटिसिज्म उस पर भी हुआ है। शर्मिला फारूकी साहबा, ठीक है, जो आपका है, जो आप प्रेस टॉक हुई थी, जो आपको समझती हैं कि ये नहीं कर पाए, लेकिन इससे पहले कभी ये ट्रेंड सेट हुआ था कि 1 साल मुकम्मल होने पे, 2 साल मुकम्मल होने पे वुज़रा कारकर्दगी अपनी आवाम से शेयर करेंगे जिनको वो जवाबदेह हैं? जी शुक्रिया नादिया। देखिए, पीटीआई की हुकूमत के ऊपर इतनी तनकीद है और इतनी बेजार है, सवालात हैं कि ये मजबूर हो गए कि अपनी अपनी वजारतों की ये उसकी आवाज़ नहीं आ रही है आपके हवाले से सारे सवालात, सारे जवाब और इतने सारे बात हैं कि जो वाकई और जो आप दिखाए गए उसमें से शायद ही कोई बात पीटीआई की हुकूमत ने किया। वैसे तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं, एक वजीर अपनी कारकर्दगी बताए 2 साल बाद। हम तो सिंध के अंदर हमने शुरुआती हमारी हुकूमत की तो हम तो हर 6 महीने बाद अपनी कारकर्दगी बताते भी थे, बाकायदा एक बुकलेट भी शाया करते थे कि जी हमारी 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस ये है, फिर 6 मंथ्स की ये है, फिर साल की ये है। अच्छा, और ये तो बड़ी अच्छा, एक सेकंड शर्मिला, एक सेकंड आपकी आवाज, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जो उन्होंने कहे थे कि हम 3 महीने में पूरे कर देंगे 90 दिन में। शर्मिला एक मिनट, कि इनको हर 3 महीने बाद अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए थी। शौकत यूसुफ साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है। नहीं एक सेकंड आ रही है, लेकिन शर्मिला की नहीं आ रही मुझे। इसको जरा फिक्स कर दे क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब को जवाब देने हैं। शर्मिला फारूकी साहब, शर्मिला एक सेकंड, आपकी आवाज़ चूंकि शौकत यूसुफजई साहब को नहीं जा रही, वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आपकी बात कंप्लीट होने से पहले अगर उनको आवाज़ चली जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं वापस आती हूँ शर्मिला साहब आपकी तरह। जान जई साहब, कल का एक 2 साल कारकर्दगी पर बड़ा एक डिटेल वज़ीर आज़म का इंटरव्यू और फिर आज तमाम वज़रा की कारकर्दगी, क्या ग्रेड आपकी तरफ, आप क्या ग्रेड देंगे इनकी कारकर्दगी को 2 साल की? सारे वो वादे, सारी चीज़ें पूरी हो गई? देखिए, अगर हम आम आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर मैं कहूं कि मैं और आप इस स्टूडियो में मौजूद और हर वो शख्स जो रोड पे इस वक्त है या अपने घर में बैठे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी पे कोई इम्पैक्ट आया, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, वो 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि शायद हमारे सामने नहीं आ सकी या पीटीआई की गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। सबसे अहम चीज़ जो बिलियन ट्री सुनामी का जो कॉन्सेप्ट था और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इमरान खान के माजी की हुकूमत ने KP में और फिर अभी की हुकूमत ने जोर लगाया, ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल जो भी ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान को इस हवाले से क्रेडिट दिया। पहली दफ़ा ये हुआ है 2 साल में, हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे और आपको मुतासर करती है, IPPs का मुआहिदा, ये हर आम आदमी को बिजली की वजह से जो आज कीमतें हम दे रहे हैं, जो महंगाई है, उसकी वजह IPPs के मुआहिदात इस तरह हुए थे कि किकबैक्स की वजह से इतने प्राइसेस बिजली के सेट किए गए थे कि हमारी इंडस्ट्री को भी हम बांग्लादेश से पीछे रह गए इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस और हिंदुस्तान से और बाकी ममालिक से। तो IPPs सब्सिडी देने पे मजबूर थे। तो IPPs के साथ जो नया मुआहिदा होने जा रहा है, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नेक्स्ट वीक हम साइन करने जा रहे हैं, ये तारीखी अचीवमेंट है। सब्सिडी खत्म हो जाएगी या कब हो जाएगी? नहीं, रीनिगोशिएट कर रहे हैं। अगर रीनिगोशिएट, इसका मतलब है कि इसकी जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगी। अब ये एक ऐसा कदम है जो हर आदमी को मुतासर करता है, क्योंकि माजी में आप और हम सब बिजली की जो कीमतें दे रहे थे वो इम्पोर्टेंट था कि वो ज़्यादा हम दे रहे थे और इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही थी। और इसके तीसरा जो अहम पॉइंट है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वाकई इनको क्रेडिट जाता है PTI गवर्नमेंट को, शुगर माफिया को एक्सपोज करना। शुगर माफिया पाकिस्तान में पिछले 40 साल से इतनी मजबूत थी कि उसके खिलाफ एक प्रेस रिलीज आप जारी नहीं कर सकते थे। एक प्रेस रिलीज उनको एक्सपोज किया, उनको आवाम के सामने लाया और पहली दफा बताया कि किस तरह वो आवाम का खून चूस रहे हैं। और चौथी बात कोरोना वाली अगर इमरान खान ने सही तरीके से हैंडल ना किया होता तो हमारी इकोनॉमी मेल्ट डाउन हो जाती, हम बैठ जाते। ख्याल है कि बहुत बड़ी तादाद थी जो कहती थी कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें जो वाकई हर आदमी की जिंदगी को समहाउ उन्होंने मुतासिर किया है। जी शर्मिला, सॉरी कंटिन्यू नहीं कर सके आप, प्लीज। देखिए, मैं तो अब जान अचकज़ई साहब की बात पे कुछ जवाब देना चाहूंगी।
ये जो अभी इन्होंने बात की कि इमरान खान साहब ने इस वबा को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, तो इसके ऊपर तो बेइंतहा तनकीद की जा रही है। और इमरान साहब वो वजीर आजम थे जिन्होंने हर हाल के अंदर और शुरू दिन से लॉकडाउन को अपोज किया, और फिर बाद में ये कहा कि जनाब अगर लॉकडाउन बर वक्त ना होता तो शायद हमारी अमवात की शरह बहुत ज्यादा होती। आपको मालूम है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने आके लॉकडाउन को अपोज किया, चारों सूबों ने 22 और 23 मार्च को अज खुद 18वीं तरमीम के तहत जो उनके पास अख्तियार हैं, उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। और वो एक बहुत अच्छा मुस्बत फैसला था और तिब्बी माहिरीन की सलाह मशवरे के बाद था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन की बात की तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपका जीडीपी माइनस में जा रहा है, मंथी में जा रहा है। ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन नहीं है तो क्या है? और मैं इससे पहले आ जाती हूँ, जनवरी 2019 से लेके जनवरी 2020, एंड दिस इज प्री कोविड टाइम्स, अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट उठा के देखें तो 10 लाख लोग उस रिपोर्ट के मुताबिक अपनी नौकरियां खो चुके हैं, मसलन बेरोजगार हो चुके हैं। और इसी दौरान 12 महीने के अंदर 80 लाख लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के मजीद नीचे आ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा इकोनॉमिक मेल्टडाउन क्या होगा? अब कर्जों के ऊपर तारीखी बात की जा रही है ना कि तारीखी फैसले और तारीखी काम हुआ है। मैं आपको बताती चलूं कि 2008 के अंदर पाकिस्तान में कर्जा जो लिया गया था वो 6.1 खरब रुपए का था। उसके 5 साल बाद 2013 के अंदर 14.2 खरब रुपए का कर्जा लिया गया। 2018 में 5 साल बाद 24.9 खरब का कर्जा लिया गया। और सिर्फ पीटीआई की 2 साल हुकूमत में, सिर्फ 2 साल हुकूमत में 35.2 खरब रुपए का खर्चा ले गए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि इतने कम अरसे में इतना ज्यादा कर्जा अक्यूमुलेट हो गया। दूसरी चीज, अब आप आ जाइए, एफबीआर जो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जिससे फिर वो डेवलपमेंट काम करती है या जो चीजें उनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आने, पहली बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर एफबीआर मुसलसल अपने टारगेट्स अचीव करने में नाकाम रहा है, पहली बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर। तीसरी तारीखी चीज मैं इनकी आपको बताती चली कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक 26 रुपए पेट्रोल के ऊपर रातों रात कभी नहीं इंक्रीज हुए, कभी नहीं हुए। ये उस वक्त की मैं बात कर रही हूं कि जब पाकिस्तान की तारीख और दुनिया की तारीख में ग्लोबल रिसेशन और पेट्रोलियम की प्राइसेस क्रैश कर गई। चलो इसके जवाब तो शौकत यूसुफ सही साहब देंगे। यकीनन पेट्रोल दस्तयाब नहीं था, रातों रात जब 26 रुपए बढ़े शर्मिला, पेट्रोल की लहरें बहने लगी। अच्छा ठीक है शर्मिला साहब, इसके जवाब तो यकीनन शौकत यूसुफ जई साहब देंगे, लेकिन जो 2-3 चीजें मेरे दिमाग में आई, मेरे जहन में आई आपकी बातों से, आपने जो अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का जिक्र किया, मैं आज ही चूंकि पढ़ रही थी कि अमेरिका में कोविड-19 की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ी है, जो लोगों ने रोजगार से हाथ धोए हैं, वो उनकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है। और वो जो उनका जो फंड होता है, जो एलोकेटेड फंड होता है, अनएम्प्लॉयमेंट फंड या अलाउंस, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है और उसके साथ साथ उनको घरों से भी अपने हाथ धोना पड़ रहे हैं। तो एक तो ये कि ये ज़ाहिर ग्लोबल एक इशू था, ग्लोबल पेंडेमिक था, तो वहां पर ये मसला। दूसरा, कोरोना की आपने बात की, स्ट्रेटजी फॉलो करने की, तो मेरा ख्याल है कि हम और आपने भी देखा कि जब यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट खुद जब पाकिस्तान आए, बिल गेट्स ने, दोनों ने पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को सराहा। यहाँ जब मैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की बात करती हूँ, उसमें सिंध भी है, उसमें पंजाब भी है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा भी है, उसमें वफाक भी है और उसमें बलूचिस्तान भी है, क्योंकि फैसले एक प्लेटफॉर्म से हो रहे थे, एनसीओसी के प्लेटफॉर्म से हो रहे थे। बट एनीवेज आपकी जो चीजें हैं, नादिया एक चीज मैं करेक्ट करती चलूं, आपने कहा अमेरिका का आपने हवाला दिया कि कोविड के अंदर इतनी जो है लोग बेरोजगार हुए। मैंने जो आपको फिगर दी ना जनवरी 2019 से जनवरी 2020, वो प्री कोविड की दी, मैं कोविड की बात नहीं कर रही। ठीक है, कोविड ये जनवरी 2020 कोविड आया है पाकिस्तान में फरवरी 26 तारीख को पहला केस, और ये प्री कोविड टाइम्स की मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर ही हुआ। अब मुझे आप बताइए कि इन्होंने कहा कि 5 मैं नहीं शौकत यूसुफ जई साहब बताएंगे, मैं शौकत यूसुफ जई साहब पे स्विच करती हूँ। शौकत यूसुफ जई साहब बताएंगे। इस हद तक ले आए कि 1.9 पे, ठीक है। अच्छा, आईएमएफ की प्रोजेक्शन ये है कि दुनिया भर में अब जो पोस्ट कोविड जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो चाइना में 8% होगा, अमेरिका के अंदर 6% होगा, इंडिया में 5%। अच्छा शर्मिला एक सेकंड प्लीज, शर्मिला एक सेकंड, मुझे शौकत यूसुफ जई साहब से बात करने दी, मेरे ख्याल ऑडियो के कुछ इश्यूज हैं, उनको फिक्स करने दे। शौकत यूसुफ जई साहब आवाज आ रही है? नहीं, आपकी तो क्लियर आ रही है, लेकिन मुझे शर्मिला जी की आवाज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही वो क्या कह रही है।
लेकिन अगर आप मुझे बता अच्छा दें चले कि क्या क्वेश्चन है वो तो मैं जवाब बता दे देती हूँ वो क्या कह रही हैं। वो आपकी इन 2 साल कारकर्दगी पे सवालात उठा रही थी, मईशत को भी लेकर, कोरोना से निपटने के मामलात को भी लेकर, बेरोजगारी को लेकर और इन तमाम चीज़ों को लेकर। अब आप बात कर लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो ये अगर कोई आम आदमी बात करता ना तो फिर तो ठीक है, हम कहते हैं कि जी ठीक है अगर उसको ज़ाती तौर पे रिलीफ नहीं मिला है। लेकिन अगर शर्मिला जी ये बात कर रही है तो मतलब तीसरी हुकूमत है, तीसरी बार सिर्फ सिंध हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। और सिंध के ये हालात है कि जो मामूली बारिश आती है ना उसमें भी वो डूब जाता है पूरा कराची शहर। ये तो इनके हालात हैं। फिर मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि कोविड-19 में इन्होंने क्या रोना धोना किया, लेकिन बहरहाल एक लीडरशिप नज़र आई पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने चारों सूबों और सबको इकट्ठा किया। और एक मुश्किल यही लीडरशिप होती है कि आप मुश्किल वक्त में आप किसी मुल्क को बहरान से निकालने की इस्तिताअत रखें, और वो इमरान खान के अंदर है। ये कोई और हुकूमत होती, आप सिर्फ जो उस दिन शिबली फराज साहब ने एक ट्वीट किया कि 2344 अरब रुपए तो इमरान खान ने सिर्फ अपनी हिकमत अमली से बचाए। वो जो रेकोडेक का था, वो GIDC और ये सारे और IPPs, ये मुश्किल महंगे, और ये मायदे किसने किए थे? क्या इमरान खान ने किए थे? ये वही मायदे हैं ना जिसकी वजह से अभी जो बता रहे थे मेरे भाई जान अचकजई साहब कि इन मुश्किल वजह से तो हम ना अपने इंडस्ट्री को ग्रोथ कर सके, इंडस्ट्री ग्रोथ कर सकी ना। ये मुश्किल क्यों किसने किए थे? ये जो आज डैम बनने जा रहे हैं, ये डैम अगर पहले शुरू हो जाते तो कम से कम आज अगर पूरे नहीं होते तो नियर टू कंप्लीशन तो होते ना। तो आज अगर उन्होंने स्टार्ट ले लिया, जुर्रत की है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और एक डायरेक्शन दिए इस मुल्क को, तो अगर खुदा न ख्वास्ता ये जो कोरोना का इतना बड़ा वबा है जो पूरी दुनिया को उसने मुतासर किया, अगर ये लीडरशिप होती, जरदारी और नवाज शरीफ में से कोई होता, अल्लाह माफ़ करे ये मुल्क दिवालिया हो जाता। ये तो शुक्र करें कि आज मईशत की बात कर रही है। इतने मुश्किल हालात से मुल्क गुजरा है, इसको ये कि ये वही एक्सप्लॉयटेशन। आप कराची को देखें, आप सिंध को देखें, अगर आपकी वहाँ पे आपने कोई बेहतरी दिखाई है तो फिर तो आप बात कर सकती हैं। लेकिन अगर वहाँ पे हालात सबसे ज़्यादा वर्स्ट है, आप देखें जिसके भी सर्वे आती है सबसे टॉप पे अल्लाह के फजल से परफॉर्मेंस में KP होता है। तो KP में इसलिए कि PTI की हुकूमत है। आपकी तो तीसरी मरतबा चली आ रही है पीपल्स पार्टी की। वो कहाँ है रोटी कपड़ा और मकान जिसपे आप अभी तक जिए भुट्टो के लोगों को बर्बाद किया? एक सेकंड, आपने भी तो कोई कारकर्दगी बता दे। आपने सिंध की और कराची की बात की है, और इसी तरह से कल जो वजीर आजम साहब ने इंटरव्यू दिया उस पर भी उन्होंने बात की, क्योंकि PTI से सबसे ज़्यादा सवालात कराची को, सिंध को लेकर इसलिए भी हो रहे हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ है और कई दहाइयों के बाद हुआ है कि कराची के लोगों ने MQM के अलावा किसी को वोट दिया। पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बैंक नहीं है, तो इसलिए कराची के साथ वो जो उसका ड्यू राइट है वो उसको डिलीवर नहीं होता। लेकिन क्या जो अंदरूनी सिंध है वो पेरिस बन चुका है? क्या लड़काना पेरिस बन चुका है? इस पे भी लोगों के बड़े सवालात। लेकिन कल जाना चकजई साहब एक कमेटी बनने की बात हुई और बड़ा खुश आइंद उसको करार दिया गया कि उसमें MQM के लोग भी होंगे, उसमें PTI भी होगी, उसमें फिर पीपल्स पार्टी भी होगी जो कराची के लिए काम करेगी। दूसरे ही दिन हमने देखा कि वजीर आला सिंध आया, उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ये पॉलिटिकल नहीं, ये डिफरेंट होनी चाहिए। और आज फाइनली दोबारा से वजीर आला सिंध इस्लामाबाद में आके असद उमर साहब से मिलते हैं और उसके बाद कुछ मामला तय होते हैं। कराची को लेकर मैं चाहूँगी कि कल जो वज़ीर आज़म साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनसे ये कहा गया कि कराची के लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। और वज़ीर आज़म साहब जब पूरी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो ये नारा लगता था कि वज़ीर आज़म कराची से, इमरान खान साहब ने कराची से इलेक्शन लड़ा भी है और वो जीते भी हैं। कल के प्रोग्राम में वो कराची को लेकर इमरान खान साहब के सवाल के जवाब में वो क्या कह रहे थे, एक छोटा सा क्लिप है वो सुनिएगा। मुझे बहुत तकलीफ है क्योंकि जब मैं कराची को देखता हूँ वो एक वाइब्रेंट सिटी थी। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी कराची में बिजनेस हब है पाकिस्तान का। पहले तो ये सोचो कि कराची में क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो सिंध की है, बजट तो उनके पास जाता है। मैंने अदालत सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ हूँ, मैंने केस किया हुआ है कि कराची में लोकल गवर्नमेंट, सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आना चाहिए। जब तक एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी बना के, जो सारी दुनिया में, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, जो हम लाहौर
का करना चाहते हैं, पेशावर, इन सारे शहरों का, उसी तरह एक मेट्रोपॉलिटन सिस्टम बनना चाहिए। उसकी अपनी कलेक्शन होनी चाहिए पैसे की, जो कराची के ऊपर खर्च हो, क्योंकि आप पीएसडीपी से कराची को, इतने बड़े शहर को ठीक नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में बैठ के जिधर के गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, जो भी हम कर सकते हैं वो अब हम करने वाले हैं। हमने सिंध के लिए स्पेशली पैसे एलोकेट कर रहे हैं। जो मेन मसले हैं सिंध के, कराची के, जो पानी का मसला है, इसके ऊपर अब हमने पूरी अभी ये भी आज मैं डिस्कशन की हुई है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म साहब का कहना था आप देखेंगे इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, और आज एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है वफाक और सिंध के दरमियान। क्या ये मसाइल का हल है? देखिए, मेरे नहीं ख्याल कि ये कमेटी हल कर सकती है। कराची के मसले को आप भी हम लाइट ले रहे हैं। कराची एक इंतज़ामी ब्रेकडाउन की सूरत हाल है वहाँ पे, जिसका मतलब है कि आपकी माशी रग जो है वो कंप्रोमाइज़ ख़तरे में है, जिसका मतलब है प्रॉक्सी जंग्स होंगे, हो रहे हैं, जिसका मतलब है दहशतगर्दी के लिए ख़तरात हैं, जिसका मतलब है कि हम कराची के आवाम को उस तरफ ले जा रहे हैं कि आखिर में वो कहें कि हम शायद इस तरह जो है ज़िंदगी आप बसर नहीं करेंगे। पब्लिक रिजेंटमेंट जिसे आप कहते हैं वो आएगा। तो हर एतबार से एक नेशनल क्राइसिस है। जितना इंटरवेंशन की ज़रूरत थी तमाम इदारों को, तमाम गवर्नमेंट्स को, मरकज़ी भी और सूबाई भी, ये नहीं हो रहा है, जिसके नतीजे में आज हम अभी तक वही खड़े हैं जो 2 साल पहले खड़े थे या 5 साल पहले खड़े थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे हो 18वीं तरमीम के बाद क्या करें? देखिए, अगर आपका एक हाथ, आपका एक ऑर्गन वो काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? आप किताबें पढ़ेंगे, कौन सा आइन है, कौन सा दफ़ा आपने इम्प्लीमेंट कराना है। कराची नेशनल क्राइसिस है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन है वहाँ पे। ये जब हम एडमिट करेंगे तो फिर हम रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट की मोनोपोली, 18वीं तरमीम है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि हम सिंध में वही हालात कराची में बिलखसूस देखने जा रहे हैं जो रास्ते तो दो है ना, या तो आर्टिकल 149 या गवर्नर रूल। तो क्या ये रास्ते आप देख रहे हैं? देखिए, रास्ते जब आपने सर्जरी करनी है तो फिर आप ये नहीं देखना है कि कौन सी कैप्सूल से आपने काम चलाना है, फिर डिस्प्लिन नहीं होता, फिर आपने इंटरवीन करना है। या तो हम कहें कि यार कराची हमारे लिए बस ठीक है, एक छोटा टाउन है, कोई मसला नहीं, अगर ये इसी तरह रहे तो मुल्क पे असरात इसके कोई नहीं होंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। बाकी बातें तो अपनी जगह पे है। जो आम आदमी की ज़िंदगी जिस तरह ख़तरे में है, जिस तरह वो सफ़र कर रहा है हर रोज़ पानी और दूसरी बुनियादी सर्विसेज ना होने की वजह से, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फर्स्ट ऑर्डर, मैं समझता हूँ कि ये इतना खौफनाक सूरत हाल है वहाँ पे। लेकिन अभी तक जो पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है वो नहीं है, किसी भी इदारे ने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारी बातें हम कर चुके हैं 1000 दफ़ा। 1000 नहीं, 50,000 दफ़ा कर चुके हैं। इसलिए मुझे वो क्लीशे लगता है कि हम बैठ गए। मैं मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी तो शर्मिला फारूकी साहिबा से पूछूंगी, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था फिरदौस शमीर नकवी जो कि अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली के, वो कह रहे थे कि हमारे साथ ताउन करिए, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, चाहे वो आर्टिकल 149 हो या गवर्नर रूल हो या गवर्नर राज हो। और शाम तक हमने देखा कि ये कमेटी बन गई। अब इस कमेटी के TORs क्या है, किस तरह से काम होंगे, कुछ जानने की कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद। एक फलाई रियासत, एक रियासत जो जिम्मेदारी ले अपने उस तबके की जिसको दुनिया पीछे छोड़ गई है। तो ये मुल्क का जो रास्ता है वो इंशाल्लाह हम बदलेंगे उसको। नया पाकिस्तान का मतलब ही वो है जिसमें हम जिम्मेदारी लेंगे अपने निश्चित तबके की। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। शर्मिला फारूकी साहबा, फाइनली ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है,
मुझे अगर आपकी नॉलेज में है किस तरह से काम होगा, क्योंकि 2 दिन कबल तो हम लोग देख रहे थे कि वज़ीर आज़म से बहुत ज़्यादा बरम थे कि कोई इस तरह से नहीं होगा, जो हमारा काम है वो होगा, हम किसी को अमल दखल करने की इजाज़त नहीं देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। आज क्या हुआ? शर्मिला फारूकी साहब, आवाज़ आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है जी। शर्मिला, मैं सवाल सुन लिया था आपने? मैंने सवाल सुन लिया। मैं थोड़ा सा जवाब चाहूंगी शौकत ज़ई साहब का, कि जब इन लोगों से सवाल किया जाता है इनकी 2 साल कारकर्दगी के ऊपर, तो ये अपने सवालात का जवाब देने के बजाय मजीद सवाल डाल देते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने पहले ये किया था, उन्होंने फला ये किया था। देखिए, इस तरह आप अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सके। आपको अपनी 2 साल कारकर्दगी के ऊपर जवाब देना पड़ेगा, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो आपने वादे कौम से किए थे, जो आपने कहा था कि 3 महीने पूरे हो जाएंगे, करप्शन का खात्मा हो जाएगा, एक यकसा तालीमी निजाम आ जाएगा, नौकरियां मिल जाएंगी, 50 लाख घर बन जाएंगे, वो क्या हुए? अब आ जाते हैं जनाब, ये आपने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की, कि देखिए बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, हर सूबे और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए उन सूबों के उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो वफाक एग्जीक्यूट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात होती है या कोई मीटिंग होती है, तो ये तासुर क्यों दी जाता है कि सिंध हुकूमत के अख्तियारात जो है वफाक ले जा रहा है या कराची के सारे मामला वफाक संभाल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं अभी आपको 3 मेजर प्रोजेक्ट्स बता रही हूँ जो वफाक एग्जीक्यूट कर रहा है सिर्फ कराची के अंदर। उनमें से एक है जनाब ग्रीन लाइन स्कीम, ग्रीन लाइन बस। दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मंगो पीर रोड। तीसरा है जनाब KMC फायर फाइटिंग सिस्टम स्कीम। ये वफाक एग्जीक्यूट कर रहा है, इसमें सिंध हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो मंसूबे चल रहे हैं, कागजात पे इनकी बजट यूटिलाइजेशन दिखा दिए कि पैसे खर्च हो गए, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको कुछ नहीं नजर आ रहा। आपको एक भी ग्रीन लाइन बस नजर आ रही है? और बजट के अंदर इनकी यूटिलाइजेशन 21.2 अरब रुपए दिखा दी गई है। तो इन ऐसी चीजों के ऊपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है शर्मिला, आपका ये आर्ग्यूमेंट तो मैं एज इट इज बाय करती हूँ कि ग्रीन लाइन बस नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे तो कराची की सड़कों पे कोई पब्लिक बस की नजर नहीं आ रही। देखिए, मेरी बात सुने, अभी बड़ी बात की गई कि जी थोड़ी सी मामूली सी बारिश कराची में नहीं हुई जी। कराची में सालाना 184 मिलीमीटर बारिश होती है, और पिछले दिनों सिर्फ 2 दिन में 146 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। अब आ जाते हैं लाहौर के ऊपर, तो मैंने तो गुलबर्ग को भी पानी में डूबे देखा, मैंने तो लाहौर को भी पानी में डूबे देखा। तो वहां पर कह रही हूँ, बातें की जाती है, वहां पर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ग्रीन बस हमें नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही फरमा रही है, मुझे तो पूरे कराची में कोई पब्लिक बस नजर नहीं आ रही। सॉरी, मैंने कहा ग्रीन बस आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे तो पूरे कराची में कोई पब्लिक बस नजर नहीं आ रही, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। पब्लिक बसेस तो हैं, लेकिन ये स्कीम जो थी जनाब, ये नवाज शरीफ साहब ने शुरू की थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जब PTI की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि जी हम इसको करेंगे। K4 का मंसूबा बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का मंसूबा कराची के लिए। वजीर आजम साहब जब 2018 में कराची के अंदर आए, गवर्नर साहब के साथ बैठे, गवर्नर साहब ने कहा जी बड़ी करप्शन हो रही है, सिंध गवर्नमेंट बड़ी करप्शन कर रही है इसके अंदर। वजीर आजम साहब ने कहा रोक दो मंसूबा, इन्वेस्टिगेशन कराओ। आज 2 साल हो गए, इंक्वायरी हो रही, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मंसूबा रुक गया है। सवाल तो मेरा बनता है, लेकिन मैं चाह नहीं रही इसका जवाब दे रहा। शौकत यूसुफजई साहब ज्यादा बेहतर तौर पे जवाब देंगे। शौकत यूसुफजई साहब मुझे बताएं कि वो कहती है कि जो वफाक ने प्रोजेक्ट शुरू किए थे कराची में, वो आपके पूरे नहीं है, और आप सिंध पे इल्जाम लगा रहे हैं, सिंध की कारकर्दगी पे सवाल उठा रहे हैं। शर्मिला जी बड़े अरसे बाद आई है, और मेरा भी काफ़ी अरसे बाद इनके एक साथ प्रोग्राम हो रहा है। मैं इनको नाराज़ नहीं करना चाहता। अच्छा, आप लिहाज कर रहे हैं। इनका जो है ना, वहाँ से एक डेलीगेशन वहाँ से आया, एक जब मैं इफ्तिताह कर रहे थे BRT के, उससे 1 हफ्ते पहले आया दामरा साहब, वो बड़े धूमधाम से आया, और यहाँ पे उन्होंने एक जगह मुख्तस की, वहाँ पे कोई काम हो रहा था कमर्शियल प्लाजों का, वहाँ उन्होंने वीडियो बनाई कि जी BRT तो है ही नहीं यहाँ पे, और वो चले गए यहाँ से। और पूरा मैं उनको तलाश करता रहा कि यार कहाँ है, मैं उनके कोई इस्तकबाल करूँ, कोई उनकी खिदमत करूँ, लेकिन वो फिर चले गए थे। तो देखिए, ये तो तकरीबन 27 किलोमीटर की BRT का इशू था। वहाँ जो है ना 3 किलोमीटर ऑरेंज रैपिड बस का एक मंसूबा है इनका, और वो मेरे ख्याल से 6 साल हो गए, वो सिर्फ 3 किलोमीटर है।
और वो 6 सालों में वो रैपिड बस मंसूबा शुरू नहीं हो सका, ना ये ग्रीन बसें ख़रीद सकें, उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। जो रिसेंटली देखें, वफाक अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वफाक ने इससे ज़्यादा मुदाखलत नहीं की कि फिर इनकी चीखें निकलती कि जी ये देखें मुदाखलत हो रही है। अब जब वफाक ने काम शुरू कर दिया है, कमेटी अनाउंस कर दी है, तो इनके नासिर हुसैन शाह ने कहा जी बहुत अच्छा हुआ, कमेटी बन गई और उसके चेयरमैन जो है वो वज़ीर आला होंगे। उसके बाद जो है ना वो दूसरे साहब आए, वहाब साहब आए, उन्होंने अनाउंस किया। उसके बाद मज़े की बात है कि चीफ मिनिस्टर ने आके कहा कमेटी तो कोई है ही नहीं, ये कौन सी कमेटी है। तो इनके एक तो मेहरबानी करें, इनका बहुत बड़ा फुकदान है आपस का भी, क्योंकि वहाँ तो गवर्नेंस नहीं हो रही है ना, वहाँ तो एसेट्स बन रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश, कोई पूछने वाला तो ही नहीं, क्योंकि जो बड़े हैं वो भी भुगत रहे हैं केसेस, ये पीछे नीचे भी भुगत रहे हैं। हमारे तो देखे ये जी, मैं देता हूँ जी, बिल्कुल। इन्होंने जो बात की कि जी हमने तो कोई वादा पूरा नहीं किया, देखिए दूसरी बात इन्होंने की कि जी हम सवाल इससे कुछ करते हैं और ये कहते हैं जी सिंध हुकूमत, तो क्या हमारा सवाल नहीं बनता है, क्या सिंध में इतनी बड़ी आबादी जो आधा पाकिस्तान वहाँ रह रहा है, मिनी पाकिस्तान है ये, उसका क्या असर कर दिया गया है। ये इनकी बात बिल्कुल सही है, जब ज़्यादा पानी आता है, बारिश होती है, फिर ज़्यादा पानी आता है, ये बिल्कुल ये सही कह रही है, लेकिन ये जो है ना इसका कोई हल भी निकालना चाहिए। ये कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं है। मैं जब से तकरीबन मेरे 15 साल तो मुझे हो गए कि जब भी कोई बारिशें होती है और अगर मैं कराची में होता हूँ तो फिर 2 दिन हमें निकलना नहीं हो सकता है, क्योंकि जी सदर से लेके पूरा जो है ना वो मुझे नाम भी नहीं आते, वो बनारस कॉलोनी तक सारा बंद होता है। तो खुदा के लिए कराची वाले तो बारिशों की दुआएं भी नहीं मांगते। शहर है, क्या क्या हशर कर दिया है। नहीं कभी मैं आपको कहता हूँ वहाँ मैं मौजूद था और गर्मी थी, तो मैंने कहा जी अल्लाह करे बारिश हो जाए, कहते अल्लाह करे कि बारिश ना हो, बारिश होगा हम डूब जाएंगे, गरीब लोग मर जाते हैं। इनको परवाह इसलिए नहीं कि इन्होंने ऐसे ऐसे जगहों पे कोठियाँ बनाई है जहाँ पे इनको कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन आज भी आप देखें कैंट एरिया, आप किसी भी शहर में चली जाए तो अच्छा, कैंट एरिया वैसे ही साफ सुथरा होता है और सदर का एरिया साफ सुथरा होता है, लेकिन कराची सदर आप जाए। शर्मिला साहबा, कल भी वज़ीर आज़म ने यही कहा कि जब हम सिंध में कुछ करना चाहते हैं, कराची में कुछ करना चाहते हैं, तो सिंध हुकूमत ताउन नहीं करती। क्या हम उम्मीद करें कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद आपकी तरफ से ताउन आएगा, मिलेगा, काम होंगे, संजीदगी होगी? देखिए नादिया, हमारी तरफ से हर किस्म का ताउन मौजूद है। हम चाहते हैं कि वफाक हमसे ताउन करें। इस साल भी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसमें 229 अरब रुपए सिंध हुकूमत को कम मिले हैं, जो उनका हक बनता था। अभी मेरे भाई ने शौकत ज़ई साहब ने जिक्र किया ऑरेंज लाइन बस का, तो मैं ये बताती चलूं कि 75% काम उसके ऊपर कंप्लीट हो गया है। अब वफाक ने 25 बसेस खरीद के वो सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर करनी है और उसके ऑपरेशंस को संभालना है। हम उसका इंतजार करें। देखिए, इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम हुआ है कि ये जो एक मिस कोऑर्डिनेशन हो रही है ना कि जी ये जमीन वफाक की है तो ये सूबे की है, तो सिंध ने ये करना है, वफाक ने करना है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो मुश्तरका तौर पे बनाए जाते हैं, उसके अंदर जो बॉटल नेक्स आ जाते हैं और उस वजह से मंसूबों में जो डिले आती है, ताखीर आती है, उसको खत्म किया जाए। और आई थिंक मतलब इसके ऊपर ये तासुर दिया जा रहा है कि सिंध हुकूमत से इख्तियार ले लिए जा रहे हैं, कराची को टेक ओवर किया जा रहा है, ये गलत बात है। देखिए, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? ये तो बस सोशल मीडिया पे चल रहा था। आज तो दौर शमीन नकवी साहब ने जरूर ये बातें बोली। अगर इतने बड़े मेगा सिटी में, पोर्ट सिटी के अंदर अगर वफाक आगे आके 100% अपनी सपोर्ट देता है तो ये अच्छी बात है, इट्स गुड। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाने तज़ीज़ साहब से पूछते हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है कि वफाक उनको सपोर्ट देता है, कोऑपरेट करता है, लेकिन ये उस सूबे की गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है। हम एनटीए जैसे इदारे को जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको कह रहे हैं कि कराची जाओ, बरसाती नाले साफ करो, मतलब ये फेलियर नहीं है, इस पे किसी को शर्म महसूस नहीं होती। पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड तो बहुत ही काबिल रिश्क नहीं रहा है। अभी हम बात कर रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे की। PMLN और PTI ने 2 बड़े मंसूबे या 5 मंसूबे अपने सूबों में शुरू किए थे। BRT भी मुकम्मल हो गई पेशावर में। PTI के गवर्नमेंट को क्रेडिट चाहती है, कितनी तनकीद हो गई, लेकिन लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह PMLN ने पंजाब में मंसूबे शुरू किए ट्रांसपोर्ट के। सिंध में, कराची में एक मंसूबा पीपल्स पार्टी का अभी तक नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। और 12 जिस साल तरीके कंटिन्यू हुकूमत एग्जैक्टली
consecutive 12 years। अच्छा, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ कराची की हद तक नहीं, बाकी आप देखें वहाँ पे जो सूरत हाल है, यानी कराची एक हम साल में कई दफ़ा हर आदमी को जाना होता है तो ज़्यादा नजरों में आ जाता है, लेकिन लड़का ना जाए ना, जैकबाबाद जाए। अब मसला ये है कि मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी किस मुंह से पीटीआई पे तनकीद करती है। देखिए, आपकी तनकीद बनती है, मेरी तनकीद बनती है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इंतहाई क्वेश्चनेबल है। अभी तक ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ें वो लोगों को दें। सेहत का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वो ह्यूमिलेटिंग जुमले इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो दवाओं की बात हो रही है कि लड़काना में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के पानी से लेके हत्ता कि कुत्तों के इंजेक्शन की बात हो रही है। यानी उनकी इतनी बैशिंग होती है हर रोज़, कुत्तों के इंजेक्शन नहीं, कुत्तों के काटने के इंजेक्शन, इतनी बैशिंग होती है, मैं हैरान हूँ। फिर भी आई अप्रीशिएट पीपीपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो फिर भी अपनी पार्टी के कारकर्दगी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये इनडिफेंडेबल है, इनडिफेंडेबल है। कोई क्या करे, क्या फिर एनडीए में कोई सौंप दे सब कुछ शौकत यूसुफ साहब? देखिए, एनडीए में पार्ट ऑफ वो है, गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, और ये मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब की बेहतरीन वो थी कि जिस सूबे में ज़रूरत हो मेरे ख्याल से वहाँ जाना चाहिए एनडीएमए को। ये कोई टेक ओवर करने वाली बातें नहीं थी, लेकिन जाहिर है उस इतने बड़े इदारे को इतना उन्होंने वो कर दिया आके। नहीं, लेकिन आज फिरदौस नकवी साहब, शौकत यूसुफ साहब, फिरदौस नकवी साहब जो कि अपोजिशन लीडर है सिंध में, उन पीटीआई के हैं, उन्होंने ये बात बोली कि ये हो, ये ताउन करे, ये करे, वरना उंगली जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आर्टिकल 149 को ऑप्शन को भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, गवर्नर रूल भी लगाया जा सकता है। ये तमाम चीजें आज बोली गई हैं अपोजिशन लीडर की तरफ से। ये नादिया ये जो है ना, बिल्कुल जब एक सूबाई हुकूमत टोटली फेल हो जाती है, करप्शन में मुलविस हो जाती है, फिर ये आखिरी स्टेप होना चाहिए। मैं इसके हक में कभी नहीं रहा हूँ, कभी भी किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने के हक में मैं कभी नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कि क्या आवाम को इसी तरह उसमें रखा है, क्योंकि उन्होंने तो पीटीआई को भी वोट दिया है ना, तो फिर हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम कराची में जाकर पूछें लोगों को, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं जो, तो उनका तो मेरे ख्याल से हमें पूछना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेच्योरिटी आ गई है शर्मिला के उस बातों में। आज से 3-4 साल पहले जब हम टॉक शो में आते थे तो उस वक्त की शर्मिला और आज की शर्मिला में बहुत फ़र्क है। आप भी महसूस कर रही होंगी कुछ चीज़ें, इनको भी एहसास हो रहा होगा कि जी हमारी तो वाकई काफ़ी अरसे से हुकूमत आ रही है, हमने क्या किया है सिंध के अंदर, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है भी नहीं जो ये बता सके। और जो जाना चाहिए साहब ने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, उसका जवाब जरूर शर्मिला फारूकी साहबा देंगी, लेकिन जाने से पहले, प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं चाहूंगी कि शर्मिला, मुझे सिंध हुकूमत की भी, जिस तरह से आपके पीटीआई के ना होने वाले, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है कि पहले एक ब्रेक ले लीजिएगा, तो शर्मिला साहब वापस आती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि वफाक ने ये नहीं किया, अब हमें बताएं कि सिंध ने क्या किया। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म हुई है बिटवीन फेडरल एंड सिंध गवर्नमेंट, उसमें जो शख्सियात मौजूद थी उसमें एक अमीनुल हक साहब जो कि IT के मिनिस्टर भी हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सब मौजूद हैं, MQM के रहनुमा। उनसे हम जानना ये चाहेंगे कि इस कमेटी का मकसद क्या, मकसद तो पता है लेकिन वो कमेटी काम किस तरह से करेगी। अस्सलाम वालेकुम अमीनुल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम नादिया। अमीनुल हक साहब ये बताएगा कि ये जो कमेटी जो अल्लाह अल्लाह करके ये बंद तो गई है, लेकिन इसका काम क्या होगा, किस और फिर किस तरह से ये काम करेगी, क्या क्या इसकी डोमेन है, ये थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं आपके से। देखिए नादिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे माहौल के अंदर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर मुलाकात हुई, जिसके अंदर आपको इल्म में है कि वज़ीर आला सिंध साहब के साथ उनके दो सूबाई वजीर थे और वफाक से हम 3 आदमी ने नुमाइंदगी की थी। असद उमर, अली रेड्डी और मैं मौजूद था और NDMA के चेयरमैन साहब भी मौजूद थे। इसमें बेसिकली बात क्या हुई, हमने जाहिर सी बात है आपको इस बात का अंदाजा है कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है और हमारी भी ख्वाहिश थी कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हिसाब से चीज़ों को बेहतर और मुस्बत की जाए। आज मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला सिंध का बड़े खुले दिल और खुले जहन के साथ उनसे गुफ्तगू हुई है और हमने छह मामला थे उसके ऊपर हमने पिन पॉइंट किया, जिसके अंदर पानी का मसला। आपको पता है कि कराची में जो पानी की सूरत हाल है, आधी से ज्यादा कराची की आबादी पानी से महरूम है। सीवरेज के सिस्टम पे बात हुई है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बेहतरी के लिए बात हुई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि मेरे और आपके घर के बाहर जो कूड़ा पड़ा हुआ उसकी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, और इम्पोर्टेंट है कि मास ट्रांजिट के हवाले से। मास ट्रांजिट में KCR भी शामिल हो जाता है, ग्रीन लाइन भी हो जाता है, ऑरेंज लाइन भी, और यकीनन हम इसमें ब्लू लाइन पे भी बात कर रहे हैं। इसी तरह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये इसके साथ साथ जो मेन सड़कें हैं उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट साउथ है, उसकी अंदरूनी सड़कों का भी बहुत ही बुरा हाल है, तो उसकी बेहतरी के लिए भी बात हुई है। तो 6 पॉइंट को रखा गया सामने और इस पर बड़े अच्छे माहौल में डिस्कशन हुई है। अब आपने जो सवाल पूछा है कि इसको अमल कैसे किया जाएगा और एग्जीक्यूट कैसे होगा, नादिया, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। इसके ऊपर आज डिस्कशन हुई है और फौरी तौर पर यह फैसला हुआ है कि फेडरल प्लानिंग सेक्रेटरी जो वफाक की नुमाइंदगी करेंगे और इसी तरीके से सिंध हुकूमत की जो गालिबन चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है वसीम साहब गालिबन, तो इन दोनों को हदायत जारी की गई कि फौरी तौर पे कल सुबह से अपना काम शुरू करें, राब्ता करें। और इसके बाद हमने इसकी अर्जेंसी महसूस की और अर्जेंसी को महसूस करते हुए फैसला किया गया है कि फौरी तौर पे, यानी आज अगर बुध है, हमने हफ्ते के दिन चीफ मिनिस्टर से मुलाकात दोबारा रखी इस कमेटी की, ताकि हम इस बात को डिस्कस करें। ये 2 चीजें, नंबर 1 कि फाइनेंस कहां से आएगा, कैसे आएगा, नंबर 2 एग्जीक्यूट कौन करेगा। इन चीजों पे अभी फैसला होना बाकी और इंशाअल्लाह ताला वी विल सिट ऑन सैटरडे, वी विल टॉक आउट द थिंग और इसकी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा अगला सवाल अमीनुल हक साहब यही होना था कि अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन के साथ एग्जीक्यूट होंगे, तो ये फाइनेंस कौन करेगा, आया कि वफाक करेगा या फिर सिंध करेगा? आपने कहा कि ये अभी तय होना बाकी है। आज मुर्तज़ा वहाब साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, उन्होंने एक सवाल उठाया था जो मुझे आपसे भी पूछना था और PTI से भी पूछना है, आप उनके इत्तेहादी ही हैं, कि जो 162 अरब रुपए वफाक ने ऐलान किया था सिंध के लिए या कराची पैकेज के नाम पर, वो दिया नहीं गया, क्या उसमें से कुछ भी नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसको अगर गौर से देखा जाए तो सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात हुई थी और साथ साथ
के ऊपर एक बड़ा अमाउंट जो ग्रीन अमाउंट के लिए रखा गया था। साथ साथ कराची में मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स की बात की गई थी और आप सब ने देखा कि वफाक की तरफ से जो पैसे आने थे 112 अरब, उसके अंदर से एक बड़ा अमाउंट ऑलरेडी दिया गया और फिर 3 फ्लाईओवर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऑलरेडी बनके इसकी ओपनिंग भी कर दी गई है, जो कि पूरे सुरजानी टाउन से लेकर जिसे कहते हैं गुरु मंदिर तक ट्रैफिक जिसे कहते हैं कि सिग्नल फ्री जोन बन गया है। तो ये एक बड़ा काम हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अवाम को सुकून का साथ मिला है। इसके साथ साथ ग्रीन लाइन के ऊपर मैं समझता हूँ अगर आप बजट बुक उठा के देखेंगे ना अपना नादिया, तो इसके ऊपर एक तरफ 8 अरब रुपए और दूसरी तरफ 3 अरब रुपए, लगभग 12 अरब रुपए के करीब लगभग पैसे रखे ग्रीन लाइन के साथ साथ। इसके साथ साथ आप हैरान होंगी कि बाकायदा पहली दफा जो है वफाक की तारीख में, गालिबन 70 साल तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि PSDP के अंदर गालिबन डिस्ट्रिक्ट का नाम लेके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट मलीर, हैदराबाद, इसका नाम लेकर के पैसे रखे गए हैं ताकि वहां के रोड, वहां के सीवरेज के निजाम को बेहतर किया जा सके। ठीक है। अच्छा अमीन साहब, एक सिर्फ आखिरी सवाल आपसे करूंगी। अभी शर्मिला फारूकी साहिबा से भी बात हो रही थी और शौकत यूसुफ सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जानत चक सईद साहब। एक इम्प्रेशन डेवलप हुआ कि शायद वफाक जो है वो कराची को टेक ओवर करने जा रहा है। ये इम्प्रेशन डेवलप हुआ या ये इम्प्रेशन डेवलप कराया गया? फिर फिरदौस शमी नकवी साहब की आज की कि 149 और गवर्नर रूल, ये वो MQM का इस पर क्या स्टैंड है? क्या MQM इसको वफाक को कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करती है कि जी कराची पे सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही तो अब वफाक उसको टेक ओवर करे, आर्टिकल 149 प्रोवोक करे? अच्छा देखिए, मैं इसके जाने से पहले आपके सवाल का 2 हिस्सा, पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। शौकत यूसुफ मेरा भाई है, बैठा हुआ है, अगर पेशावर की सूरत हाल खराब होती है तो क्या वफाक पेशावर को छोड़ देगा? क्या पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? यकीनन है। क्या कराची जो है वो क्या कहता है खुदा न खास्ता मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है कि उसे सिर्फ अखलाकी हमायत की जाएगी? नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का शहराग है, पाकिस्तान का माशी हब है। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से मशरूत है। कराची अगर 1 अरब रुपए कमाता है, आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगी तो अगले 1 साल में वो 200 अरब रुपए कमा के देगा। तो फायदा किसको पहुंचेगा? मेरे पेशावर में बैठे हुए यूसुफ जई भाई को भी पैसे मिलेंगे, उनको भी फायदा पहुंचेगा, कोयटा वालों को भी फायदा पहुंचेगा, पंजाब को भी पहुंचेगा, लड़कानों को भी फायदा पहुंचेगा। तो हम तो इसमें बिल्कुल खिलाफ नहीं है कि बिल्कुल होना चाहिए। अगर मसाइल हैं, अगर फिर आप सबकी मतलब कैमरा की आंख से बेहतर कौन दिखा सकता है नादिया? आप नहीं, मैं आपका स्टैंड पूछ रही थी, आर्टिकल 149 या गवर्नर रूल? देखिए, गवर्नर रूल के तो हम हक में नहीं है, ठीक है ना। हम MKM पाकिस्तान एक जमहूरी सियासी पार्टी, तो जमहूरी असूल, लेकिन आर्टिकल 149 के खिलाफ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम समझते हैं आइन का हिस्सा, आइन के हिस्से पे अगर आइन पे अमल होता है तो मैं समझता हूँ शौकत हो या मेरी बहन छोटी बेटी हो, मेरा आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए और आइन और कानून के हिसाब से आइन में जो चीज मौजूद है उसका अमल किया जा सकता है। ठीक है, तो शर्मिला आपको जवाब मिल गया कि ये ना गैर आइनी है ना गैर कानूनी है, मजबूरी हुई तो कर सकते हैं। नादिया, मैं यही बात आपको कह रही थी और मुझे बड़ी खुशी है कि अमीन भाई ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी वजाहत कर दी, क्योंकि जब मैं ये बात कह रही थी तो शायद कोई शक व शुबात आपके जहन में आ रहे थे कि कराची को टेक ओवर नहीं किया जा रहा या सिंध हुकूमत के कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स को इन्फ्रिंज नहीं किया जा रहा। ये जो मसाइल हैं जिसके अंदर वफाक ने शराकत दारी करनी है और वफाक ने मदद करनी है, चाहे वो कराची हो, चाहे गैन वो पेशावर हो, लाहौर हो या कोई और शहर हो या कोई और जिला हो पाकिस्तान के किसी सूबे का, वहां पर मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर हमेशा वफाक सामने आती है। आपने सुना होगा फेडरल PSDP, वो वफाक सामने आती है और उसको किस तरीके से एक प्रॉपर इनफ्लो ऑफ फाइनेंसेस हो, उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, किसी किस्म के कोई बॉटलनेक्स ना हो और प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई ताखीर ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगेन कराची एक माशी हब है, इट्स अ पोर्ट सिटी, यहाँ से पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी वजीर आजम को ना, मैं तो चाह रही थी कि मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे कोई सिंध के भी प्रोजेक्ट बताएं, वफाक के होने चाहिए, वफाक को करना चाहिए, वफाक ये करे, वफाक ने ये नहीं किया, सिंध ने क्या क्या किया। टाइम मेरे पास कम है। शौकत यूसुफ सईद साहब लास्ट 1 लाइनर दे दीजिएगा प्लीज। मैं नादिया से एक बात मुकम्मल कर दूं, ये 6 के 6 जो काम करने जा रहे हैं ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन उस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये BRT हमने बगैर वफाक के किए, हमने चकदरा मोटरवे, स्वात मोटरवे हमने खुद बनाई है।
ये अगर कोई वफाक नहीं करते तो अब सिंध का जो अपना बजट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ वफाक को करना चाहिए। सिंध हमारा सूबा है, हमारे पाकिस्तान है, लेकिन ये कि मुझे बताए कि सिंध का बजट कहाँ जा रहा है। यूसुफ जई साहब, एक आखिरी बात मैं अमीनुल हक साहब के लिए वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमीनुल हक साहब, ये खुद केपीके ने नहीं किया और ये दुनिया की सबसे महंगी स्कीम है। 22 जी नादिया, मैं अर्ज कर रहा था कि ये 6 के 6 जो प्रोजेक्ट हैं, वाटर है, सीवरेज है, ट्रांसपोर्ट है, सॉलिड वेस्ट है, मास ट्रांजिट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, ये तमाम के तमाम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। लेकिन वी शुड बी थैंकफुल टू द फेडरल गवर्नमेंट कि वो मदद को आन पहुंचे और चीजों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे भी देंगे, एग्जीक्यूट कराने के लिए भी सिंध हुकूमत का साथ देने को तैयार है, ताकि सिंध हुकूमत ठीक है, मतलब जिम्मेदारी सूबों की थी, लेकिन जब सूबे नहीं सूबाई जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके तो वफाक को इंटरवीन करना पड़ा है। वेल, थैंक यू वेरी मच अमीनुल हक साहब, जानिद चकज़ई साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब का, शर्मिला फारूकी साहबा का। मुख्तसरन ये कि वफाक कर रहा है, वफाक को करना चाहिए, लेकिन सूबा क्या कर रहा है, सूबे को अगर करना चाहिए था तो उसने क्यों नहीं किया, तो ये सवाल तो उनसे बनता है, जो कि एक जायज़ सवाल है। नादिम मिर्ज़ा को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।